नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इम्पोर्टेंस कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं जिसके बारे में बात करूँ उसका नाम है अशोक लेलैंड। देखिए अशोक लेलैंड के ऊपर फाइनली मुझे अभी लग रहा है कि कंपनी जो इसका हायर लेवल का एक टारगेट लेवल बना है ना, उस टारगेट लेवल तक जाने का वो कोशिश करेंगे। ऐसी बात मैं क्यों बता रहा हूँ, आप खुद ही देख सकते हैं। देखिए पहले एक जो पैटर्न्स यहाँ पे क्रिएट हुआ था, वो 2018 से लेकर एक कप बने थे। एक लंबा जर्नी के बाद एक कप बने क्योंकि 2018 के बाद जो ऑटो सेक्टर का स्लो डाउन आया था उस टाइम कंपनी के ऊपर बिग फॉल देखने को मिला। अभी देखिए कितना क्रैश हुआ था। देखिए ऑलमोस्ट आप बोल सकते हैं 80% क्रैश हो गया था। और 80% से सोचिए आज कंपनी उसी लेवल तक पहुंचकर कितना परसेंट रिटर्न दिया, करीबन ऑलमोस्ट 350%। तो जो लोग समय होते हुए सही टाइम में इस कंपनी के ऊपर निवेश किया, आज वो अच्छा खासा पैसा छाप रहा है। मेरे जो होल्डिंग है, मैंने जब इस कंपनी के ऊपर कोविड के बाद खरीदारी की, करीबन ₹80 के आसपास है। मैंने नीचे लेवल में खरीदारी कर नहीं पाया। 80 लेवल के आसपास मैंने खरीदारी की है। और उस लेवल से अगर 80 लेवल से मैं टॉप लेवल तक देखूँ तो ऑलमोस्ट मेरा 200 मतलब 2 गुना रिटर्न चल रहा है। तो क्या मैं एग्जिट करूंगा? बिल्कुल नहीं। ठीक है, उसके पीछे रीजन भी है। और जब मैंने एक उसके साथ साथ एज ए स्विंग ट्रेडिंग के बेसिस में कोई ट्रेड लिया, तो यहाँ पे काफी धैर्य पैटर्न्स बना। और फाइनली देखिए यहाँ पे ब्रेकआउट होने के बाद कंपनी एक ही जगह पे बहुत दिनों तक काम कर रहा है। उसके बाद फाइनली ब्रेकआउट हुआ और फिर से एक स्ट्रांगली यहाँ पे एक रेजिस्टेंस मिला। उसी उसी रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी किया, रिटेस्ट किया। यहाँ से वो बाउंस बैक जरूर करेगा। क्यों? क्योंकि अगर ब्रेकआउट होने के बाद नेक्स्ट कैंडल अगर ग्रीन कैंडल नहीं बनते, तो मैं ज़रूर सोचता कि यहाँ से फिर से करेक्शन होने का चांसेस है। यहाँ से फिर से गिरने का चांसेस रहेगा। मगर जिस तरीके से यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट कंफर्मेशन हुआ, वो रीटेस्ट भी किया, इसका मतलब वो धीरे-धीरे करके ऊपर जाएगा। अगर ऊपर जाएगा तो वो कहाँ तक जा सकते हैं? तो देखिए, मैं जो लेवल लेके चल रहा है वो 300। ये लेवल कोई मैं आपको रिकमेंडेशन के हिसाब से नहीं दे रहा हूँ। मेरा जो टोटली कप का जो साइज़ बना, मतलब मैंने जो कप का मार्किंग किया, उसका जो साइज़ बना, उसी कप के साइज़ को मैंने यहाँ पे जो कप का साइज़ बना, लेंथ बना, उसी लेंथ को मैंने क्या किया, यहाँ पे बिठा दिया और यहाँ पे रेंज बन चुके हैं। तो मुझे लगता है जो सिचुएशन यहाँ पे बना है, उस बेसिस में मैं इस कंपनी के ऊपर बुलिश हूँ। तो बाकी इस कंपनी के बुलिश होने के पीछे और भी एक रीज़न है, वो है कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट। देखिए कंपनी की मान लेता हूँ पिछले क्वार्टर की तुलना से सेल्स कम हो गया, मगर पिछले सालों की तुलना से कंपनी का सेल्स एंड एक्सपेंस सब कुछ मिटाने के बाद प्रॉफिट भी एक पॉजिटिवली देखने को मिला। हाँ, बहुत सारे लोगों का कमेंट ये भी है कि सर प्रॉफिट कम किस लिए हुआ? देखिए पहली बात, कंपनी के कर्जा इतना ज़्यादा है जिसके चलते कंपनी इस बार कंपनी को अच्छा खासा इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ा। दूसरी बात, पिछले सालों की तुलना से डबल के आसपास कंपनी को टोटल टैक्स भी पेमेंट करना पड़ा। तो ओवरऑल जो सिचुएशन क्रिएट हुआ है, इस सिचुएशन के बेसिस में मुझे लगता है जो यहाँ पे डेटा देखने को मिला, वो डेटा कंपनी को थोड़ा-सा रुक के रख चुके हैं। तो बाकी इस कंपनी को फिर से जब सिचुएशन कंटिन्यू रहेगा, तो उस कंटिन्यू सिचुएशन के बेसिस में मैं हाई लेवल तक वेट करूँगा, जो लेवल में निकल के आ रहा है ₹300 के आसपास। तो बाकी आपका क्या व्यू है, ज़रूर मुझे कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है विप्रो। देखिए, बहुत सारे लोगों का ये भी कहना था कि विप्रो एक सर एक बेकार कंपनी है, क्योंकि ये पहले तो हाथी के चाल जैसे चलते हैं, धीरे-धीरे करके, और जब गिरते हैं उसके बाद रिकवरी होने में टाइम लग जाता है। मुझे लगता है शायद आपको विप्रो का पावर पता नहीं है। देखिए विप्रो का जो फाउंडर है अजीम प्रेमजी, उन्होंने जिस तरीके से इस कंपनी को मतलब तैयार किया, वो सचमुच में एक मतलब पॉजिटिव कंपनी है। मान लेता हूँ कंपनी का आज रैंकिंग जो है, वो रैंकिंग वाइज कंपनी 4th पोजीशन में आ चुके हैं। एक टाइम विप्रो 3rd पोजीशन में था। आज मार्केट कैप कम हुआ है सिर्फ यही कारण में, शेयर में गिरावट गिरावट का माहौल में, शेयर में करेक्शन होने का माहौल में ही कंपनी का शेयर प्राइस कम हो गया। अगर आईटी सेक्टर के सारे कंपनीज को देखेंगे तो सबसे अगर सस्ते प्राइस में कोई भी आपको शेयर दे रहा है वो है विप्रो। टॉप 10 कंपनीज के अंदर मैं बात कर रहा हूँ। और परफॉर्मेंस वाइज थोड़ा सा वीकनेस देखने को मिला, सेल्स डाउन हुआ, प्रॉफिट पॉजिटिव है। और बाकी देखिए आरओसी तो ठीक है और डेप्थ भी छोटा मोटा डेप्थ यहाँ पे कंपनी लिया है। तो फिर भी कंपनी देखिए क्वार्टरली इस बार पॉजिटिवली सेल्स को मेंटेन किया, जिस तरीके से बाकी कंपनी ने भी किया। एक्सपेंस मेंटेन करने के बाद नेट प्रॉफिट 2800 से 3000 करोड़ तक कंपनी का नेट प्रॉफिट देखने को मिला।
मतलब एक अलग लेवल का नेट प्रॉफिट का ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिले है, जो ग्रोथ कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए पुश बूस्ट करने मतलब बूस्ट करने के लिए काफ़ी है। तो बाकी एज ए इन्वेस्टर, प्रोमोटर से लेकर एफआईडीएस पब्लिक हर किसी के पास आपको इन्वेस्टमेंट देखने को मिल जाएगा। तो सिचुएशन के हिसाब से बात किया जाए तो कंपनी के ऊपर एक अच्छा खासा ग्रोथ इस कंपनी के ऊपर हमेशा आपको देखने को मिल जाते हैं। चलो एक बार कंपनी के चार्ट पैटर्न के ऊपर बातचीत कर लेते हैं। ध्यान से देखना कि जो लोग सोच रहे थे कि कंपनी बेकार है उसके लिए बता दूं। देखिए विप्रो में कोई बेकार कंपनी है। पहले देखिए डाउन साइड में एक ट्रेड बना था कफुई धनापटन्स का, और फाइनली देखिए कंपनी ने क्या किया, ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट कंफर्मेशन किया, रिटेस्ट किया, उसके बाद धीरे धीरे करके टारगेट को अचीव किया। तो उसी तरीके से अगर फिर से देखा जाए तो कंपनी के ऊपर क्या बना, एक बेस्ट तरीके से एक कप बने, उसके बाद एक हैंडल बटन क्रिएट हुआ। तो कप विद हैंडल बटन बनने के बाद फाइनली ब्रेकआउट भी हुआ, और उसके बाद देखिए थोड़ा सा नीचे भी आया। यहाँ से कंपनी बिग बाउंस करके एक हायर लेवल तक जा सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो यहाँ पे कप विद हैंडल बटन बना है, उसका जो टारगेट मुझे निकल के मुझे जो देखने को मिले, मेरे खुद के ओपिनियन के हिसाब से मैं जरूर इस कंपनी के ऊपर 740 के आसपास कंटिन्यू करने वाला हूँ। मैं इस तरीके से लेवल को क्यों कंटिन्यू करूंगा, क्योंकि जो कप बना है इसका जो टोटल लेंथ बना है, वही लेंथ इसका मैं टारगेट लेकर चलूंगा। और दूसरी बात ये भी है कि इस कंपनी का टोटल जो रेंज बना है, वो कंपनी का लाइफ टाइम हाई के नीचे बने, और वही लेवल तक इसका लाइफ टाइम हाई है। मतलब पॉसिबिलिटी ज़्यादा है इस लेवल तक वो जरूर जाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जब भी कोई अच्छे कंपनी इस तरीके से करेक्शन होता है, वो हमेशा यू टर्न लेकर ही वापस आता है। हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि डायरेक्टली यू टर्न ले लेंगे, बहुत ज़्यादा वोलाटिलिटी करके ही वो ऊपर जा सकता है। तो एक हाई ग्रोथेबल कंपनी है, पहली बात। दूसरी बात, विप्रो के ऊपर मैं ज़्यादा से ज़्यादा ट्रस्ट करता हूँ, तो मैं इस कंपनी के ऊपर बुलिश रहूंगा। आपके क्या व्यू है जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना, क्योंकि जिस तरीके से कंपनी के बाइंग का वॉल्यूम देखने को मिला है, जहाँ जहाँ पे वॉल्यूम हो रहा है, तो एक अच्छा खासा ग्रोथ करने के लिए वो काफ़ी है। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में चर्चा करूँ, उसके नाम देखेंगे तो इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, तो जिसको हम लोग इरिडा नाम से जानते हैं। देखिए इरिडा के बारे में बात करूँ तो इसका मार्केट कैप 64,000 करोड़ के आसपास है, और स्टॉक के पीवी से कितना है, 48 के आसपास। कंपनी के आरओसी आरओई के बारे में बात करें तो कंपनी के देखिए ग्रोथ ठीक ठाक देखने को मिला है, क्योंकि देखिए एक फाइनेंस कंपनी है, तो उसके हमेशा उसमें हमेशा आपको आरओई देखना है। आरओसी कम हो तो चलेगा, आरओई आपको अच्छा होना चाहिए, 15% के ऊपर 20% के ऊपर होना चाहिए, तभी अच्छा माना जाएगा। तो 15% के ऊपर है मतलब एवरेज के ऊपर है, चलो ठीक ठाक है। इनकम भी जबरदस्त किया, और इनकम जबरदस्त के हिसाब से मैं बात करूँ तो इस बार कंपनी हाईली इनकम किया। सेल्स देखिए, मतलब रेवेन्यूज बहुत शानदार हुआ। एक्सपेंस मिटाने के बाद नेट प्रॉफिट देखा जाए तो 295 करोड़ से 384 करोड़ तक नेट प्रॉफिट देखने को मिला। मतलब बेस्ट तरीके से कंपनी के यहाँ पे नेट प्रॉफिट देखने को मिले। अभी इस कंपनी के ऊपर नेट प्रॉफिट के बारे में बात करूँ तो आप देखेंगे तो कंपनी के ऊपर जो नेट प्रॉफिट बढ़ा है, वो एक अलग लेवल का नेट प्रॉफिट यहाँ पे देखने को मिले। तो बेस्ट तरीके से यहाँ पे नेट प्रॉफिट देखने को मिले, और ग्रॉस प्रॉफिट जो है, ग्रॉस एनपीओ जो है, वो कई हद तक ग्रॉस एनपीओ को यहाँ पे पॉजिटिवली देखने को मिले। तो उसके साथ साथ अगर देखेंगे तो नेट एनपीए देखिए 2% के आसपास हो गया था, वो आज कितना है, 0.95 के आसपास। मतलब खुद की एनपीए को भी कम किया है। तो जब कंपनी खुद के सेल्स को बढ़ाया, प्रॉफिट को बढ़ाया, एनपीए को कम किया, तो कुछ ना कुछ उस कंपनी में तो ग्रोथ होगा ही। तो जिस बेसिस में मैं इस कंपनी के ऊपर एक पॉजिटिव मोमेंटम देखता हूँ। अभी पॉजिटिव मोमेंटम कहाँ पे हो रहा है, तो उसके दिखाने से पहले मैं कुछ इंस्टीट्यूशन के डेटा दिखा दूंगा। देखिए, जो लोग सोच रहे थे कि म्यूचुअल फंड माल बेच रहा है, कंपनी खत्म हो रहा है, आप देख सकते हैं एफआईएस ने माल बेचा था, फिर से वो बाई करना शुरू कर चुके हैं। मतलब इंस्टीट्यूशन अच्छा खासा यहाँ पे बाइंग कर रहा है। उसके साथ साथ अगर ये भी देखा जाए तो टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स के हिसाब से बात करूँ तो कंपनी इसके ऊपर एक रेंज बना है। मैं पहले भी बोल चुका हूँ, एक 3 कैंडल का बाइंग रेंज बना है, एक दो तीन, तीन के तीन बाइंग कैंडल बने हैं, जिसका टोटल रेंज निकल आ रहा है 31%। तो मैं इंतजार कर रहा हूँ जब इस नीचे लेवल को टच करेगा, मतलब जो लेवल लेकिन का है 230 के आसपास, इस लेवल को जब टच करेगा तो मैं जरूर एक पॉजिटिव डिसीजन लूंगा। और उसके बाद मेरा जो हाई लेवल तक जो डिसीजन बनेगा, वो कुछ इस तरीके से लेवल है, जो लेवल निकल कर है 302 रुपीज़ के आसपास। तो देखिए एक कोई आपको रिकमेंडेशन के हिसाब से मैं वीडियो नहीं बना रहा हूँ, आपको सारे चीज़ों को एज ए एजुकेशन पर्पस में मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। हाँ, आप टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स को यूज़ करने से पहले एटलीस्ट आप बैक टेस्टिंग करके देखिए,
एटलीस्ट 10 साल 10 ईयर आप बैक टेस्टिंग करके देखिए क्या सही में इस तरीके से स्ट्रैटेजीज में दम होता है कि नहीं होता है। उसके बाद ही आपको क्लियर कट पता चल जाएगा कि हाँ, इसमें कितना आपको पोटेंशियल है और उस पोटेंशियल में आपको क्या सचमुच में प्रॉफिट मिलेगा, वो आपको देखने को मिल जाएगा। तो जाकर ज़रूर चेकआउट करिए और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिए। और हाँ, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड पर्सन नहीं हूँ, तो प्लीज़ एज़ अ रिकमेंडेशन के हिसाब से मत लेना। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है स्पार्किंग लिमिटेड। तो स्पार्किंग लिमिटेड के ऊपर बात करें तो कंपनी के 1 साल में कुछ खास परफॉर्मेंस हुआ नहीं, फिर भी इसके ऊपर एक गुड अपडेट है, वो है बोनस का। तो 21 तारीख को कंपनी हर एक के बदले 1 शेयर कंपनी बोनस देने वाले है। 21 तारीख का मतलब है अगस्त के 21 तारीख को। तो ये था कुछ कंपनीज का अपडेट। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।